हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से सारे बच्चे अपनी हाजिरी लगा देंगे। जय हिंद जय सिया लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। और वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे जबरदस्त जबराट जिंदाबाद होकर ओके रिपोर्ट पूरी एनर्जी के साथ क्लास के अंदर आए होंगे। वेलकम 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 एवरीवन। बच्चों की हाजिरी अटेंडेंस लगनी स्टार्ट हो गई है और प्लीज़ मैनेज कर लेना। थोड़ी सी तबीयत डाउन सी है मौसम के हिसाब से, तो एनर्जी भी उस हिसाब की मैच कर नहीं पाऊंगा। अगर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। आ गए सारे बच्चे। आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी। कृष्णा राय, निहारिका, नाजिया, यशस्वी, अमित गुप्ता, कीर्ति, सिंचल, प्रेरणा, ललित, ए भी है, लियोदास, नवरीत, अंकिता, संदीप, शिवानी, अरमान, श्वेताक्षी, प्रदीप, माही, मनोज, आलिया, करण, साक्षी, रोहित, अंबर, संतोष, प्रेरणा, प्रथम, गुरुचरण, प्रगति, मिलिंद, अनान्य, हर्ष, क्रश भी है, वाह भाई वाह, देवेंद्र, सौम्या, अमित, वृद्धि। वेरी गुड गाइस। तो दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट कर देता हूं। आई होप आप मेरी आवाज को सुन पा रहे होंगे। नेशनल इनकम का चैप्टर चल रहा है, उसका लेक्चर नंबर 4 आपके सामने है। लो जी, लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 है। और इस नेशनल इनकम का चैप्टर ये पूरा 15 नंबर का है। इस चैप्टर को 2 यूनिट के अंदर डिवाइड कर रखा है। यूनिट नंबर 1 का नाम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। हम वही वाली यूनिट कर रहे हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। लास्ट क्लास में मैंने आपको इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बताया था। आज की क्लास में थोड़े से आपके बेसिक कवर अप करता हूं। जिन बच्चों को समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो लेट मी क्लियर सम फ्यू कॉन्सेप्ट्स, और जिन बच्चों को समझ में आता है तो उनके रिवीजन हो जाएगी। आवाज मेरी थोड़ी सी लो है तो अभी इसको ठीक कर देंगे। बस आप मुझे इतने बेसिक बेसिक बात आप बता दो, ठीक है। मैंने इधर 500 लिखा, इज इक्वल टू का निशान डाला, इधर 400 लिखा। ये इक्वेशन सही है या नहीं है? 500 इज इक्वल टू 400 कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता माही, कभी नहीं हो सकता। आपको अगर ये दोनों साइड बराबर करनी है, या तो आप इधर 100 प्लस करोगे तब ये बराबर हो जाएगी, या इस वाली साइड में से 100 माइनस करते। बस नेशनल इनकम के चैप्टर में यही रूल है। आपको एक चीज यहां पर सख्त लिखी हुई मिलेगी, ये हिलेगी नहीं, ये फिक्स्ड रहेगी। आपको इधर भी एक आइटम लिखा हुआ मिलेगा और ये दोनों बराबर नहीं होंगे, नहीं होंगे मेरे दोस्त। इन दोनों को बराबर करने के लिए आपको कुछ एडिशनल यहां पर ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोलूं, इधर मैंने ग्रोस लिखा है, इज इक्वल टू नेट लिख दिया। दोस्त ये दोनों बराबर नहीं होते। आपको अगर इन दोनों को बराबर करना है तो इधर डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा, समझे? मान लो जैसे मैं इधर 400 लिखूं, इधर 500 लिखूं, इस वाली साइड को चेंज ना करूं, क्योंकि नहीं करेंगे हम, कर भी सकते हैं वैसे लेकिन नहीं करेंगे हम। तो इधर मैं 100 माइनस कर दूंगा, तब ये दोनों साइड बराबर मानी जाएंगी, राइट? तो ऐसा भी हो सकता है कि इधर नेट लिखा हो, इज इक्वल टू ग्रोस लिखा हो, ये बराबर नहीं है मेरे दोस्त। आपको इधर डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन का एक नाम और होता है, इसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। माधव, थोड़ा सा फीवर है बस, बाकी सब ठीक ठाक है। और इसको करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। ऐसा ही कुछ बताने वाला हूं, इस चीज को आप समझिएगा, ठीक है। और दूसरा आइटम, अगर मैं बोलूं कि ये लो, एक मिनट रुक जाओ, एक काम करता हूं, ये जो आइटम है इसको उठाकर इधर ले जाता हूं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मान लो इधर मैं लिखता हूं नेशनल, इधर लिखता हूं डोमेस्टिक, तो इट इज लाइक ये 500 है, ये 400 है, तो इधर मेरे को NFIA ऐड करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर इधर डोमेस्टिक लिखा हुआ है और इधर नेशनल लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर से NFIA माइनस कर दूंगा, समझे? एक और बचा है,
अगर इधर मार्केट प्राइस लिखा है, इधर फैक्टर कॉस्ट लिखा है, तो मैं फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी ऐड करूंगा, लेकिन इधर फैक्टर कॉस्ट है, इधर मार्केट प्राइस है, तो मैं इसमें से एनआईटी माइनस करूंगा। ये तीन चीजें आपके बहुत काम आने वाली हैं, इसको अच्छे से जानना जरूरी है। जैसे कि मान लो इधर लिखा है जीडीपी एमपी, इधर लिखा है एनडीपी एमपी, तो मेरे दोस्त सब कुछ बराबर है, सब कुछ बिल्कुल, ये सब सेम है, ये सब सेम है। अलग क्या है, इधर नेट लिखा है, इधर ग्रोस लिखा है, यही अलग है, बाकी सब सेम है। तो देखो जब इधर नेट है, इधर ग्रोस है, तो डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं, तो अपन यहां पर डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे, उसका अमाउंट क्वेश्चन में होगा और ये इक्वेशन मैच हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, समझे। इधर अगर लिखा है जीएनपी एमपी और इधर लिखा है जीडीपी एमपी, तो आप देखोगे ऑलमोस्ट ये सब सेम है, बस ये डोमेस्टिक है और ये नेशनल है। तो जब इधर डोमेस्टिक हो, इधर नेशनल हो, तो हम एनएफआईए ऐड कर देते हैं। तो इधर मैं एनएफआईए ऐड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त अगर मेरे पास इधर जीडीपी लिखा होता, इधर जीएनपी लिखा होता, बाकी सब सेम होता, तो ये नेशनल है, इधर ग्रोस और इधर डोमेस्टिक है, यानी नेशनल यहां डोमेस्टिक यहां, तो एनएफआईए में माइनस भी कर देता, समझे। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा मैंने नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको नेशनल इनकम बोलते हैं, और आपके पास ये जीडीपी एमपी लिखा है। तो बताओ क्या ये दोनों बराबर हैं? कमेंट सेक्शन में बताओ क्या ये बराबर है, यस या नो। बराबर नहीं है, आपको यहां ढूंढना होगा। देखो जी, ये तो ग्रोस है, ये नेट है। ग्रोस यहां पर जब होता है, जब इधर ग्रोस होता है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो यहां से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। अब ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है, समझे। इधर नेशनल है, जैसे यहां पर नेशनल था, यहां डोमेस्टिक था, तो एनएफआईए प्लस करते थे, तो ये भी अलग है, तो मैं यहां एनएफआईए भी प्लस करूंगा। इधर एफसी है, इधर एमपी है, देखो जब इधर एफसी है, इधर एमपी है, तो एनआईटी माइनस होगा, तो एनआईटी माइनस हो जाएगा। इन सब की वैल्यूज आपको पेपर में मिलेगी, वो यहां प्लस माइनस कर देना इसमें से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे कुछ ऑपरेशंस आपको ध्यान रखने हैं, काम आएंगे। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। फॉर एग्जांपल मान लो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि जीडीपी निकालो, जीएनपी निकालो, एनडीपी निकालो और एनएनपी निकालो, बोथ फैक्टर कॉस्ट पे भी और मार्केट प्राइस पे भी। यानी आप देख पाओगे, जैसे बोलते हैं जीडीपी, क्या कर दिया, तो कहता है जीडीपी एफसी भी निकालो फैक्टर कॉस्ट पे और जीडीपी एमपी भी निकालो मार्केट प्राइस पे। तो निकालते हैं, देखते हैं भैया, ऐसे ही कुछ निकालना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको ऐसी निकालनी सिखाऊंगा आज के क्लास में मैं, ठीक है। अभी नहीं सिखा रहा इसको मैं, अभी हम एक क्वेश्चन पे बात करते हैं, जैसे कि ये है आप लोगों के लिए। इसने यहां पर बोल दिया कैलकुलेट करो एनएफआईए, अभी उसको निकालना सिखाऊंगा भाई। एनएफआईए निकालो, एनएफआईए। तो भाई यहां पर आपको दो आइटम दिए हुए हैं, जीडीपीएफसी और एनएनपीएमपी। इन दोनों को इक्वल लिख दो, कोई भी कहीं भी लिख दो। मान लो मैं इधर लिख रहा हूं जीडीपीएफसी इज इक्वल टू एनएनपीएमपी। अब ये दोनों इक्वल तो सच में है ही नहीं, क्योंकि इधर ग्रोथ है, इधर नेट है, तो मेरे को इक्वल अब बनाने पड़ेंगे, बैलेंस करना पड़ेगा। इधर नेट है ना, तो मैं डेप्रिसिएशन प्लस कर देता हूं। इधर डोमेस्टिक है, इधर नेशनल है, तो नेशनल है इधर, तो मैं इधर माइनस कर देता हूं एनएफआईए। इधर एफसी है, इधर एमपी है, एमपी बड़ा होता है, तो इधर माइनस कर देता हूं मैं एनआईटी। अब देखो दोस्त, ये इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस्ड है, ये बिल्कुल सही है। तो फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, बनाना सीखना है। हर्ष कौर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अपने को क्या करना है, यहां पर पेपर में पूछा हुआ है कि एनएफआईए निकालो, तो ये रहा एनएफआईए, इसको कैलकुलेट करना है, तो आप इसको खाली छोड़ दो, बाकी सबका अमाउंट देख लो। जीडीपीएफसी कितना लिखा हुआ है, 4000, तो इसकी जगह लिखेंगे। एनएनपीएमपी कितना लिखा हुआ है,
4,500। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है 100 माइनस NFI, ये तो कैलकुलेट करना ही है, माइनस NIT। NIT लिखा हुआ है, ये लिखा जी 300। 4500 और 100 4600 होता है। 4600 में से 300 माइनस कर दो, 4300 होता है। ठीक है, तो इधर 4000 है, तो मैं लिखूंगा 4000 इज इक्वल टू 4300 माइनस NFI। ये NFI ये माइनस में है, मैं उधर ले जाता हूं, प्लस में हो जाएगी। 4300 लिखा, ये 4000 इधर ले आता हूं, माइनस में हो जाएंगे। तो आंसर अपना व्हाइट कलर से लिखेंगे, 300 आ गया। बोलो समझ आया नहीं आया? 300 आंसर आ गया। समझ आ गया तो जल्दी से यस 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 वाई 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 लिख दो, या बच्चे मेरे लिख देंगे ऐसे, सर आ गया समझ। SAS लिख दो, मुझे पता लग जाएगा कि आपको समझ आ गया। ठीक है जी, इसका सॉल्यूशन भी ऐसे गिवन है, ये मॉड्यूल का सॉल्यूशन गिवन है और ये अपना सॉल्यूशन गिवन है। अपना करना है, अपना सबसे बढ़िया ये है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। SAS आ गया। चलो जी उस्ताद, बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगा एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, क्या कराऊंगा? एक्सपेंडिचर मेथड कराऊंगा। बच्चा बच्चा जानता है कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। आज कराऊंगा एक्सपेंडिचर मेथड। दोस्त, एक्सपेंडिचर मेथड का एक नाम और है, इसको इनकम डिस्पोजेबल बोलते हैं। डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल पता है ना? मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट बनाते थे तुम अकाउंटेंसी में, डेप्रिसिएशन में। तो डिस्पोजेबल का मतलब वैसे बेचना मान लो यहां पर। तो इनकम डिस्पोजेबल का मतलब खर्च करना होता है, कि आपने वो इनकम जो कमाई थी वो खर्च कर दी, इनकम दे दी किसी को। तो इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी इसको बोल देते हैं। आप जब कोई चीज देते हो तो डिस्पोजेबल बोलते हैं। आपने अपनी इनकम कमाई हुई दे दी किसी को, खर्च कर दी, तो इनकम डिस्पोजेबल मेथड हो गया। डाउट देख लेता हूं ये मेथड कराने से पहले बच्चों के क्या क्या है यहां पर। प्रीति नायकवाड़े, ऑल फॉर्मूलाज पर वन शॉट आपको एक पेज बनाना पड़ेगा, आप लिखकर बताओगी। प्राइवेट इनकम वगैरह आज की क्लास में नहीं चलेगी। वो फॉर्मूला नहीं था आर्यन, वो थ्योरी था, वो कंपोनेंट से। रेस्ट प्रथम कैसे कर लें? रेस्ट करने की नौबत आएगी तो रेस्ट भी करेंगे। ICI यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 15 बता दे। हाँ हाँ ठीक है हर्ष, मैं बोलता हूँ। टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे कुछ कुछ। अबे टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशन तो अदिति करा रहा हूं आपको मैं। जो जा यार, जो ये बच्चा ब्लॉक्ड है ना यार, तुम गलती से ब्लॉक्ड हो गए हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गलती नहीं थी, तो मेरे को अपना फोन नंबर और अपनी ईमेल जो भी है तुम्हारी PW में लॉगिन के लिए जरूरी होती है, वो इंफॉर्मेशन लिखो और स्टोरी में टैग कर दो इंस्टा पे, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा, आगे भेज दूंगा। ठीक है, वो हो जाएगा तुम्हारा। हाँ जतिन, ये जब तक तुम्हारा पेपर नहीं हो जाता तब तक तुम्हारे पास रहेगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस धीरज बुक्स में है, ये करा रहा हूं मैं आपको। एक्सपेंडिचर मेथड करते हैं। क्या आप एक्सपेंडिचर मेथड करने के लिए तैयार हो? जल्दी से यस 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 थम्स अप कर दो, आप तैयार हो? थम्स अप कर दो, आप तैयार हो? मैं कराता हूं फिर इसको। अपना मूड बना लो कि कुछ नया होने वाला है, उसके लिए रेडी हो जाओ। अवधूत भाई रेडी हो जाओ। चलो जी, रेडी हो? कुछ नया सोचने के लिए तैयार हो तो सोचो। देखो भाई, एक देश का टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। टोटल को बोलते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट या टोटल एक ही बात है। एक देश का टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लोगे तो उसको हम बोलते हैं, ये देश के टोटल खर्चे की वैल्यू होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के बराबर। जितना भी एक देश का बंदा पैसा खर्च करता है उसकी वैल्यू GDP MP के बराबर होती है। तो एक्सपेंडिचर मेथड से हम GDP MP निकालना सीखेंगे। जैसे इनकम मेथड से हमने NDPFC निकालना सीखा था, उसके बाद नेशनल इनकम निकाली थी, ऐसे ही एक्सपेंडिचर मेथड से
हम जीडीपी एमपी निकालना सीखेंगे, उसके बाद नेशनल इनकम निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इतना मान के चलो, देश का टोटल खर्चा है उसको जीडीपी एमपी बोलते हैं, बस इसकी बात करते हैं। तो देश का टोटल खर्चा कैसे निकालेंगे? देश में मेरे दोस्त चार बंदे होते हैं। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है फर्म कंपनीज, एक होती है गवर्नमेंट, और हमारे देश में फॉरेनर्स भी हैं। फॉरेनर से भी हमारे ट्रांजैक्शन चलते हैं, फॉरेनर लोग भी हमारे देश के ऊपर खर्चा करते हैं, फॉरेनर भी खर्चा करते हैं। इन चारों का खर्चा जोड़ दो, देश का टोटल खर्चा आ जाएगा मोहन यादव। ठीक है, चारों का खर्चा जोड़ दो, देश का टोटल खर्चा आएगा, आ जाएगा। तो देखते हैं भाई, हाउस होल्ड के खर्चे को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, कंजम्पशन छोट में लिखूंगा, एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड के खर्चे को ये बोलते हैं। ठीक है, अब हाउस होल्ड के अंदर कौन कौन होता है? हाउस होल्ड के अंदर हम जैसी पब्लिक है, नॉर्मल लोग हैं, फैमिली है, एक और है हाउस होल्ड के अंदर ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो पैसा नहीं कमाते, जो पैसा अर्न करने का मोटिव नहीं रखते, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हम हाउस होल्ड का ही हिस्सा मानते हैं। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस को हम फर्म नहीं मानते। अकाउंट्स में तुमने एनपीओ पढ़ा होगा, तो मेरी बात समझ लेना। पवन अग्रवाल भाई देखते हैं, पवन जी कुछ बोल रहे हैं। सर मेरे संपूर्ण प्रो बैच लिया है, तो मुझे तो कोई भी बैच को रिन्यू नहीं करवाना पड़ेगा। नहीं करवाना पड़ेगा भाई, नहीं करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर दो बातें इंक्लूड होती है। क्या क्या? एक तो फैमिलीज का जो खर्चा होता है हम जैसे लोगों का, इसको बोलते हैं पर्सनल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? पर्सनल एक्सपेंडिचर, या फिर इसको सीधा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, हाउस होल्ड। लेकिन हाउस होल्ड के अलावा इस प्राइवेट वर्ड के अंदर एक और चीज इंक्लूडेड है, वो है एक्सपेंडिचर ऑफ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड। इसको शॉर्ट में मैं नपिश बोलता हूं, नपिश। नपिश इंक्लूडेड है। नपिश क्या होता है? नॉन प्रॉफिट का एनपी, इंस्टीट्यूशन का आई, एस का सर्विंग, एच का हाउस होल्ड। मतलब रट्टा तो मारना भी नहीं है बिल्कुल आपको। मुश्किल से एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको जहां पर ये अमाउंट गिवन नहीं होगा, ये अमाउंट गिवन नहीं हुआ, तो इन दोनों को प्लस करके ये वाला अमाउंट निकाल लोगे। बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। हाँ हरियाणवी छोरा भाई, मौज मस्ती के मूड में नहीं हूं। दूसरा जी, फर्म का जो एक्सपेंडिचर होता है इसे बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और ये वर्ड तुम्हें देखने को मिलेगा ही नहीं क्वेश्चन में। इसकी जगह जो वर्ड देखने को मिलेगा उसे बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है जी। जो खर्चा सरकार का है, सरकार भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती है, गवर्नमेंट को खर्चे को बोलेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फॉरेनर्स जो खर्चा करते हैं इसे बोलेंगे नेट एक्सपोर्ट्स। अब ध्यान देना दोस्तों, इन चारों आइटम्स को आप ऐड कर दोगे तो आपको जीडीपीएमपी मिल जाएगा। इनको शॉर्ट में मैं क्या बोलूंगा? प्राइवेट के खर्चे को सी बोलूंगा, फर्म के खर्चे को आई बोलूंगा, गवर्नमेंट के खर्चे को जी बोलूंगा, और फॉरेनर्स का जो खर्चा है उसे नेट एक्सपोर्ट यानी एनएक्स बोलूंगा। तो मैं प्यार से यह बोलना चाहता हूं कि अगर आपको इस मेथड से देश का जीडीपीएमपी निकालना है तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट कर दो।
इन चारों को प्लस करके जीडीपीएमपी आ जाएगा। और अगर उसके बाद नेशनल इनकम निकालनी है तो नेशनल इनकम ये होती है, इज इक्वल टू लिखना जीडीपीएमपी, इधर ग्रॉस है इधर नेट है, माइनस कर देना डेप्रिसिएशन, इधर डोमेस्टिक है इधर नेशनल है, प्लस कर देना एनएफआईए, इधर एमपी है इधर एफसी है तो माइनस कर देना एनआईटी। कैसे? सेम इसी तरीके से जिस तरीके से आप यहां कर रहे थे। जब आपके पास एनएनपीएफसी हो, इधर जीडीपीएमपी लिखा हो, तो कुछ प्लस माइनस करना पड़ता है, वही चीज। ठीक है, गजेंद्र यादव बिल्कुल भी नहीं। इन चीजों को आपको रटना भी नहीं है, ये चीजें आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी, सिर्फ आपको पहचानना है। जैसे कि मैं क्वेश्चन तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर देता हूं, आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ भाई क्वेश्चन सामने आ गया तो कुछ चीजें इजी लग रही हैं। मान लो जी ये क्वेश्चन है, तो देखो ये लिखा है प्राइवेट फाइनल, रंग बदलते हैं, ये लिखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको मैं सी बोलता हूं, सी इसलिए बोलता हूं क्योंकि सी यहां लिखा है। ठीक है, फिर लिखा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको मैं जी बोलता हूं। ये लिखा है नेट एक्सपोर्ट, इसको मैं एनएक्स बोलता हूं। ठीक है, और ये कैपिटल फॉर्मेशन वाला लिखा है, इसको बताऊंगा अभी मैं। तो ऐसे तुम आसानी से चीजों को पहचान सकते हो। अभी इसको मैंने कंप्लीट नहीं बताया, लेकिन पहचानना बताया कि किस तरीके से तुम चीजों को मैनेज कर लोगे। ठीक है जी, तो एक्सपेंडिचर मेथड में आपको ये 4 आइटम पहचानने हैं बस। ठीक है, पहचानने हैं। चलो जी अब बात करते हैं, जब तुम जीडीपीएमपी निकालोगे 4 आइटम्स को प्लस करके, ये प्राइवेट खर्चा, ये फर्म का इन्वेस्टमेंट खर्चा, ये गवर्नमेंट का खर्चा, ये नेट एक्सपोर्ट। देखो दोस्त, आपको पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा भैया, ये बहुत आसान है, आपको दिया होगा तो ठीक है पेपर में, अगर ये नहीं दिया तो इन दोनों को ऐड कर देना, कैलकुलेट हो जाएगा। ये दिया है तो ठीक है, नहीं तो 0। ठीक है, अगर ये दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो इसको कैलकुलेट करो। नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला होता है, नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ऐसे करके कैलकुलेट करना। फॉर एग्जांपल मान लो आपको एक्सपोर्ट की वैल्यू दी हुई है 50, इंपोर्ट की वैल्यू दी हुई है 30, तो नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालोगे? 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 2020। ठीक है, इसमें एक चक्कर और है, आपको कभी कभी क्वेश्चन में वैल्यू देगा नेट इंपोर्ट की। मान लो नेट इंपोर्ट आपको 20 दिया है, तो इसका निशान बदल देना, 20 की जगह -20 कर देना, ये वैल्यू हो जाएगी नेट एक्सपोर्ट की। अगर ये -20 दिया होता, मान लो इधर ही लिख देते हैं, अगर ये -20 होता तो आप इसको +20 कर देते इसको। तो नेट एक्सपोर्ट निकालने के 2 ही तरीके हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दो, या फिर आपको नेट इंपोर्ट की वैल्यू गिवन होगी, उसका निशान बदल देना, साइन चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना। भाई साहब जितना भी तुम पढ़ लो एक्सपेंडिचर मेथड को, एक बात समझना, सबसे ज्यादा लफड़ा, सबसे ज्यादा चक्कर इसका पड़ता है। ये तुम्हें कभी भी सीधा सीधा गिवन होता ही नहीं। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा चक्कर ही जिसका होता है उसकी बात कर लेते हैं। ये समझ आ गया तो एक्सपेंडिचर मेथड समझ में आ जाएगा, ये समझ नहीं आया तो मुसीबत में फंसे रह जाओगे। ठीक है, इसको समझो। देखो जी, इसका पूरा नाम है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, लेकिन आपको यह नाम जनरली लिखा नहीं मिलेगा, फाइल कर दूंगा, इसकी जगह आपको लिखा मिलेगा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मैंने शॉर्ट में लिखा है। आपको हमेशा ये कैलकुलेट करना होगा, इसको मैं शॉर्ट में बोलता हूं GDCF, GDCF, ये कैलकुलेट करना होगा। देखो जी, ये अगर आपने निकाल लिया तो GDCF निकालने के तरीके बहुत सारे हैं। अगर आपको
पेपर में लिखा मिले नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये वैल्यू में इधर नेट लिखा है, आपको जी चाहिए, तो इस वैल्यू में डेप्रिसिएशन ऐड कर देना, आपके पास वैल्यू इसकी आ जाएगी आई की, और यहां लिख देना जैसे कि जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था थोड़ी देर पहले, इसमें देखो ये लो जी, इधर आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये आई नहीं है, इसमें हम डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, डेप्रिसिएशन ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को डेप्रिसिएशन बोलते हैं, तो 130 वैल्यू है ना इसकी, इसमें 130 प्लस कर दो, जो भी वैल्यू आएगी वो आई बन जाएगी। करेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व तब प्लस भी कर लेंगे, ठीक है, ओके जी। ठीक है जी, लेकिन अगर आपको दूसरा तरीका सिखा रहा हूं इन्वेस्टमेंट को निकालने का, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पेपर में ऐसे लिखा है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो देखो मेरे दोस्त, जब इधर नेट लिखा हो तो आप क्या प्लस करोगे, डेप्रिसिएशन, इधर जब फिक्स्ड भी लिखा हो तो आप इधर प्लस कर दोगे चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक प्लस कर देना, चेंज इन स्टॉक प्लस कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी इसकी, और इसकी वैल्यू आ गई तो आप यहां पर पुट कर दोगे। अब चेंज इन स्टॉक को हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, ये इसका दूसरा नाम है, अकाउंट्स के वर्ड चल रहे हैं, लेकिन जब आपको ये कैलकुलेट करनी आ गई कि भैया चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट करो, ये चेंज है ये स्टॉक है, तो निकालना क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ऐसे निकल जाएगा, ओके रिपोर्ट है, ठीक है। अब इस पूरी इन्वेस्टमेंट में एक स्पेशल वर्ड है, ये है नेट एक्विजिशन टू वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स का मतलब होता है गोल्ड सिल्वर, जो प्रेशियस चीजें होती हैं, गोल्ड और सिल्वर को वैल्यूएबल्स बोलते हैं। यहां पर कहते हैं एक देश में जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसमें गोल्ड सिल्वर की काउंटिंग भी होती है, तो ये चीज अगर क्वेश्चन में कहीं भी गिवन है तो फटाक से इसमें ऐड कर दो, किसमें ऐड कर दो, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये जब जब दिया हो आप इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, ये एडिशनल चीज है, ये मॉड्यूल ने अलग चीज बताई है, 12th में कभी भी नहीं था ये, अश्विन देखना 12th में ये आइटम कभी जिंदगी में देखा ही नहीं आपने 12th की में। नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स, गोल्ड सिल्वर की परचेज कितनी भी आपको दी हो, आप उसको इसको निकालने के बाद जरूर ऐड करना, तब यहां लिखना, ये एक स्पेशल केस है, एक ही क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलेगा, इसके अलावा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब मेरे को रिपीट करने दो, क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट होंगे, सर रिपीट, मैं रिपीट कर देता हूं भैया। देखो जी, अगर एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालनी है तो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले कैलकुलेट करो जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी 4 चीजों का टोटल होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आई को बोलते हैं, सरकारी खर्चा और नेट एक्सपोर्ट, इन चारों को प्लस करके ये आ जाएगा, ठीक है जी। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 पे आ जाओ। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2, स्टेप 2 के बाद सीधा नेशनल इनकम लिखो, ये लिखा जी नेशनल इनकम इज इक्वल टू लिखो जीडीपी एमपी, कौन सा, ये जो तुमने निकाल लिया, और इधर जी है यहां एन है, डेप्रिसिएशन माइनस कर देना, इधर डी है यहां एन है, एनएफआई प्लस कर देना, इधर एमपी है यहां एफसी है, एनआईटी माइनस कर देना, तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी नेशनल इनकम की। समझ आ गया तो ओके रिपोर्ट कर दो, क्योंकि जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आएगा, थैंक यू अंबर गुप्ता, जिस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया है उसको ज्यादा समझ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आएगा, ठीक है।
अच्छा, वैसे एक स्पेशल केस इन्वेस्टमेंट का एक और हो सकता है। मान लो आपको पेपर में देखने को मिला है कि भैया कहीं लिखा है बिजनेस इन्वेस्टमेंट, कहीं लिखा है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, कहीं लिखा है पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक यानी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। तो आपको आज एक बात बताता हूं, इन तीनों आइटम्स के प्लस को बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन हमें अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर ये फिक्स्ड नहीं चाहिए होता, तो इसके लिए हम क्या ऐड करते हैं, चेंज इन स्टॉक। तो जब ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है इन्वेस्टमेंट की, जिसको हम अपने फॉर्मूले में यूज करते हैं। अब सुनना जरा दोस्त, चेंज इन स्टॉक को हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो ये चार कंपोनेंट्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के। अगर पेपर में आपको ये चार वर्ड लिखे हुए मिल गए, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो इन चारों को भी प्लस कर दोगे तो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन एक सच्चाई है तो बताइए, 1 2 3 4, इन चारों को टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। इन तीनों को टोटल करके ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। इसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं जिसे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। दैट्स इट, बस ऐसी है कुछ। ओके, आगे बढ़ते हैं भैया। तब तक समझ नहीं आएगा जब तक हम क्वेश्चन नहीं कर लेंगे। जिस क्वेश्चन के पीछे पढ़ा था पहले उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है नेशनल इनकम कैलकुलेट करो, तो हम बोल रहे हैं पहले हम अपना जीडीपी एमपी कैलकुलेट करेंगे, जो कि 4 आइटम का टोटल होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। तो एक एक करके वैल्यू, सी की सबसे पहले देखो, ये सी दिया हुआ है प्राइवेट खर्चा 2000 का। फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखो, ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, कहीं फिक्स्ड तो लिखा ही नहीं। फिक्स्ड नहीं लिखा तो हम यहां पर चेंज इन स्टॉक का ऐड नहीं करेंगे, लेकिन नेट लिखा है तो ये डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा। तो 770 और 130, 770 और 130 होता है 900। 900 इन दोनों को प्लस करके 900 आ गया ना, ठीक है। सरकारी खर्चा देखो, गवर्नमेंट का खर्चा ये रहा 1100। नेट एक्सपोर्ट देखो, ये रहा 3030, प्लस कर दो 2900, 4030 हो गया। ये क्या आया है, जीडीपी एमपी। लेकिन ये पेपर में पूछा ही नहीं गया, ये क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप कैलकुलेट करो नेशनल इनकम। तो दोस्त पहले तो आपको जीडीपी एमपी ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। आ जाओ जी, अब कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगा, इधर लिखेंगे जीडीपी एमपी, माइनस करो सबसे पहले डेप्रिसिएशन, क्योंकि इधर ग्रोथ है इधर नेट है, प्लस करो इधर डोमेस्टिक इधर नेशनल, तो एनएफआई है, इधर एमपी इधर एफसी, तो एनआईटी माइनस करो। इन सब की वैल्यूज देखो, जीडीपी एमपी तो आपने निकाला है 4030, माइनस करो डेप्रिसिएशन, वापिस डेप्रिसिएशन देखो, ये रहा 130 का माइनस होगा। एनएफआईए देखो, इधर देखो एनएफआईए ये लिखा हुआ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ध्यान रखना इधर फ्रॉम ही होना चाहिए, अगर टू होता ना तो इसका निशान बदल देता मैं, लेकिन फ्रॉम ही है तो कितना है 20। फिर एनआईटी को माइनस करना है, एनआईटी कहां है, ये रहा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनआईटी कितना है 120 माइनस 120। अब देखो जी 4030 में से 130 गए तो 3900, 3900 में से 3800 आ जाएगा आंसर, 3800 करोड़, क्योंकि करोड़ में भी है। आप कर लेना कैलकुलेशन, इतना तो कर ही सकते हो। इज इट ओके गाइस? अगर अभी भी किसी बच्चे को समझ नहीं आया ना तो थोड़ी देर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, स्नेहा मित्तल देखता हूं मैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आता रहेगा।
हाँ रिनीरा सैन, इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इसके 4-5 टुकड़े करके आ सकता है। स्नेहा मित्तल कह रही है फास्ट ट्रैक बैच के साथ टाइम शेड्यूल कैसे करेंगे, वो तो आपको अपने हिसाब से करना है, मतलब आपको उस टाइम पर वीडियो मिल जाएगी, आप जब चाहे तब देखो उसको, ठीक है। शिवम गर्ग पूछ रहा है एनएफआई ऐड क्यों किया, क्योंकि जब इधर डोमेस्टिक होता है इधर नेशनल होता है तो हम एनएफआई ऐड करते हैं, रूल सिखाया था आपको शुरू में, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इधर लिखा है एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड दोनों से नेशनल इनकम कैलकुलेट करो, तो मैं पहले एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट कर लेता हूं आपके लिए। एक्सपेंडिचर मेथड के लिए मैं 4 आइटम ढूंढूंगा, क्या क्या, सी आई जी एन एक्स, इन चारों को प्लस कर दूंगा तो कौन मिलेगा, जीडीपीएमपी। तो पहले इतना कर लेते हैं, चलो जी सी ढूंढो, सी जहां भी प्राइवेट एक्सपेंडिचर लिखा हो, सी हो गया मेरा 2000। आई ढूंढो, आई नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है। अच्छा ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, अभी जो क्वेश्चन कराया था वो हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ठीक है, कोई नहीं दोबारा कर देता हूं। ये नेट लिखा था 770, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन होता है, दोनों को प्लस करो 900 आएगा, 900, फिर सरकारी खर्चा 1100, और फिर नेट एक्सपोर्ट 30। आप इन सबको ऐड करोगे जीडीपीएमपी आ जाएगा भाई, कितना आएगा 4030, ये मैंने बताया था अभी तक आपको, ठीक है। फिर नेशनल इनकम आप निकाल ही लोगे जैसे मैंने सिखाई थी, लेकिन यहां पर इसको एक बार इनकम मेथड से करा देता हूं ताकि बच्चों का रिवाइज हो जाए। देखो इनकम मेथड से हम निकालते हैं एनडीपीएफसी, 3 चीजों को ऐड करके, सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस और माइज, इन तीनों को ऐड करके। तो देख लेते हैं सीओई की वैल्यू कितनी है, ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू कितनी है, माइज की वैल्यू कितनी है, माइज मतलब मिक्स्ड इनकम। देखो जी नंबर 1 पे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, ये सीओई होता है 1200। ऑपरेटिंग सरप्लस कहीं लिखा है क्वेश्चन में क्या, ये लिखा 1820, और फिर मिक्स्ड इनकम कहीं लिखा है क्या, ये लिखा 700। इन सबको प्लस कर लो, 023,720 आ गया। अब नेशनल इनकम अगर निकालनी है तो क्या करते हैं, डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए प्लस कर देते हैं, तो 3720 में एनएफआईए प्लस कहां करेंगे, कहां है एनएफआईए, ये लिखा जी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यही है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई, 1200 और तुम्हारा 700, 1900, 1900 और 1800, 3720, ठीक है। एनएफआईए कितना है हमारा, देखो यार 20 है, तो प्लस कर दिया तो 3740 आ रहा है। इज इट ओके? बच्चा पूछेगा सर ये क्वेश्चन कहां से लेकर आए, दोस्त ये क्वेश्चन सीधा सीधा मॉड्यूल से उठाया है, मैं मॉड्यूल का क्वेश्चन भी आपको दिखा दूंगा। मॉड्यूल खोल लेते हैं, चलो जी मॉड्यूल के पास चलो, ये रहा मॉड्यूल। ये राजी कुछ इलस्ट्रेशन नंबर 13 है मॉड्यूल की, इसका देख लेते हैं भैया जो हमारा आंसर आया है।
बिल्कुल सही आया है, ये रहा 3740, है ना, यही आया ना। लेकिन अब मुद्दा ये है कि यार एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड दोनों से सेम आंसर आना चाहिए। यहां डिफरेंट आया है, यहां इसकी गलती है, इसने ऐसा कुछ वैल्यूज दी हुई है, लेकिन अपनी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके, नारायणी एनआईटी का उसमें रोल नहीं होता, हमने ठीक किया है, ठीक है। आंसर भी हमारा मैच कर रहा है, इसने वैल्यूज कुछ अपने हिसाब से ली हुई है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मिस्टेक हर जगह होती है। दोनों मेथड से वैसे सेम आंसर आता है, यहां डिफरेंट आ गया, इसके हिसाब से आया है, इसने क्वेश्चन दिया है तो हमने सॉल्व कर दिया। बाकी पेपर में ऐसा नहीं आएगा, टेंशन मत लो। पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा कि दोनों मेथड से आंसर सेम आता है तो तुम लिखोगे हाँ सेम आता है, हर एक मेथड से आंसर सेम आता है, इसकी गलती है तो हम क्या करें। ठीक है जी, चले जी आगे चले, आगे चलते हैं, आगे बढ़ो जी। चलो जी, ये हो गया हमारा। अब एक क्वेश्चन और आपसे करवा लेता हूं। स्टार्टिंग में कर रहे थे हम, ये रहा, मान लो आपसे पूछ रहा है कि यहां पर कैलकुलेट करो जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, ये सब निकालो, फैक्टर कॉस्ट पे भी और मार्केट प्राइस पे भी निकाल देते हैं हम। पेपर में कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है, कुछ भी मेंशन नहीं है कि इसको इनकम मेथड से सॉल्व करना है या एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करना है। तो कौन से मेथड से सॉल्व करोगे आप करोगे उस मेथड से जिस मेथड के आइटम क्वेश्चन में गिवन होंगे। पृथ्वीराज इनकम मेथड लास्ट क्लास में कराया था, ठीक है, ओके। तो इसको करेंगे, देखो भाई क्या पूछना चाह रहे हो आप लोग। थैंक यू भाई मयंक, थैंक यू सो मच। यशस्वी जल्दी मिल जाएगी। प्रिंस वर्मा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिंस वर्मा कह रहा है एम्प्लॉयर कॉम्पनसेशन दे रखा है, वो सीओई के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ध्रुव पंसारी नहीं हो सकता, लेकिन इसने गलती कर रखी है, क्या करें। प्रैक्टिकल लाइफ में जैद तीनों यूज करती है देश की सरकार, तीनों मेथड यूज करती है। चलो जी देख लेते हैं एक बारी। इस क्वेश्चन के अंदर आइटम्स चेक करेंगे, हरे रंग का इस्तेमाल करते हैं। ये जो देखो क्या दिया हुआ है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोल सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो ज्यादा पता लगता है, ठीक है, ओके। ये आई है। नेट एक्सपोर्ट, इसको एनएक्स बोलते हैं। ये गवर्नमेंट परचेज, गवर्नमेंट ने परचेज किया है मतलब खर्चा किया है, ये जी है। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हाउस होल्ड का खर्चा है, नपिश नहीं दिया हुआ यहां पर। तो ये चार आइटम दिए हुए हैं आपको। वर्ड लैंग्वेज अलग अलग थी, वो सिखानी थी मुझे, तो एक बार देख लेते हैं। जीडीपी एमपी कैलकुलेट होता है इन चारों को ऐड करके, सी आई जी एन एक्स। इन सब का अमाउंट देख लो। सी का अमाउंट कितना है, कहां गया भाई, ये रहा 450। आई का अमाउंट देखो, ये रहा 120। जी का अमाउंट देखो, ये रहा 150। और नेट एक्सपोर्ट्स का अमाउंट देखो, ये रहा 15। टोटल बताओ कैलकुलेट करके कितना आएगा। 450 और 150 600 होते हैं, 720 और 15 735, 735 लाख रुपीस आ रहा है, ये आ गया। इसके बाद ये क्वेश्चन में बोलता है कि जीडीपी को आप फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों पर कैलकुलेट करो। एमपी पे तो हो गया, मार्केट प्राइस पे, फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है तो इसके बराबर लिख दो जो आपने कैलकुलेट किया है, ये किया है, ठीक है। सब कुछ सेम है, यहां पर एमपी है, यहां पर एफसी है, एनआईटी माइनस कर दो, ठीक है जी। ये 735 लिखो। अब एनआईटी की जगह में क्या लिखूं, एनआईटी ये लिखा हुआ 5, तो आंसर कितना आएगा 730, ठीक है जी। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जीएनपी बोला है इसने, जीएनपी एफसी कैलकुलेट करो जरा। कैसे निकलेगा, इधर लिख दो जीडीपी, ये निकाला था ना जीडीपी एफसी, ठीक है जी। ये सब सेम है, इधर नेशनल है इधर डोमेस्टिक है, तो एनएफआई प्लस करना है बस, करो जी।
जीडीपीएफसी तुम्हारा 730 था, इसमें एनएफआई प्लस करो, कहीं लिखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये एनएफआई है, कितनी लिखी है 10, 740 आ जाएगा। जीएनपी एमपी निकालो, कैसे निकलेगा? जीएनपी एफसी निकाला है तुमने, इसमें एनआईडी प्लस कर दो, 740 तो तुम्हारे पास ये आ गया था, एनआईडी क्वेश्चन में 5 गिवन है, 745 आ गया, आया नहीं आया? ठीक है, ओके रिपोर्ट है, क्लैरिटी है, समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब एनडीपी और एनएनपी निकालना है आपको, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में एनडीपी निकालना है, एफसी पे भी और एमपी पे भी, ठीक है, और एनएनपी भी निकालना है, एनपी पे भी और एफसी पे भी। तो निकालो, दिस इज योर होमवर्क। होमवर्क बहुत कम दे रहा हूं मैं, तुम्हें पता ही है, ये भी होमवर्क है और ये भी होमवर्क है। होमवर्क में करना चुपचाप से बैठ के, ताकि पता लग जाए कि हमने कुछ किया है। आंसर आप मैच कर लेना, ये दिए हुए आंसर्स तुम्हें यहां पर इधर से आंसर मैच कर लेना, लेकिन एक बार सेल्फ प्रैक्टिस करके देखना। तो दोस्तों दिस इज योर एक्सपेंडिचर मेथड, हमने एक्सपेंडिचर मेथड कर लिया। एक्सपेंडिचर मेथड इज डन, ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है। 2 मिनट का ये जो भी आपका मुन्ना मुन्नी ब्रेक ले लो 2 मिनट का। इसके बाद अगले वाला मेथड कराता हूं, वो बहुत छोटा है, अगले वाला मेथड बहुत छोटा है। टाइम चालू कर दिया, 2 मिनट का ब्रेक है, अगला मेथड बहुत छोटा है, इसके बाद अगला मेथड करते हैं। चलो जी, ब्रेक हो गया तुम्हारा खत्म। अब स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड।
वैल्यू एडेड मेथड को इन्वेंट्री मेथड भी बोलते हैं, आउटपुट मेथड भी बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड के हिसाब से आप बात को समझना, इस मेथड के हिसाब से हम वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करते हैं। ये वैल्यू एडेड आखिर होता क्या है? देखो, यहां पर बात करेंगे प्रिया नाम की हलवाई की। प्रिया समोसे बेचती है। समोसा बेचने के लिए प्रिया को कुछ इंटरमीडिएट गुड्स खरीदने पड़ते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स खरीदने पड़ते हैं, यानी प्रिया को कुछ रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है। प्रिया ने मान लो समोसा बनाने के लिए आलू, मसाला, तेल, मैदा ये सब खरीदा है 10 रुपए का। और प्रिया मार्केट में अपने आउटपुट को, आउटपुट मतलब समोसा, इसको कितनी वैल्यू का बेच रही है? इसको 15 का बेच रही है। 10 का बना के ये 15 का बेच रही है। तो जो बीच का डिफरेंस है इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड, और यही है प्रोडक्ट कंपनी का। इतना कंट्रीब्यूट किया है कंपनी ने, दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड। कभी भी मेरे दोस्त वैल्यू एडेड पेपर में कैलकुलेट करना आए तो आप आउटपुट की जो वैल्यू है उसमें से इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर देना। सिंपल सिंपल। तो जब भी वैल्यू एडेड आपसे पेपर में कैलकुलेट करना है तो उसकी बात कर रहे हैं। देखो, जब मैं यहां लिख रहा हूं वैल्यू एडेड, तो वैल्यू एडेड को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? वैल्यू का V, एडेड का A, और इसका टोटल कैलकुलेट करेंगे। ये तो प्रिया का था। पूरी कंट्री में प्रिया जैसे बहुत सारी फर्म्स होंगी, सबका कैलकुलेट कर लो। तो टोटल को बोलते हैं ग्रॉस। ग्रॉस का G लगा दिया, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड को GVA बोलते हैं, और ये मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो आप ध्यान रखना, जब भी हम वैल्यू एडेड मेथड से कुछ भी कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हर एक कंपनी की कमाई मतलब जीवीएमपी को कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी प्रिया के समोसे की मार्केट में क्या वैल्यू है, माइनस इंटरनल चीजों पर उसने क्या खर्च किया है, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर या इंटरमीडिएट कॉस्ट, जो भी उसको खर्चा करना पड़ रहा है। अच्छा, इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या क्या होता है? इसका मतलब कि क्या क्या रॉ मटेरियल उसने परचेज किया है। कई बार ये रॉ मटेरियल वो इंडिया से भी परचेज कर लेती है। जो समोसे का मसाला है वो कभी कभी डोमेस्टिक परचेज भी होता है, और कभी कभी वो अमेरिकन मसाले भी मंगाती है, तो उसे इंपोर्ट बोलते हैं, इंपोर्ट ऑफ मसाला या फिर रॉ मटेरियल। तो डिपेंड करता है तुम रॉ मटेरियल डोमेस्टिक यूज कर रहे हो। आप मान लो आपको लिखा है डोमेस्टिक परचेज 10 रुपए, इंपोर्ट लिखा है 2 रुपए, तो 10 और 2 को प्लस कर देना, 12 रुपए आपकी इंटरमीडिएट कॉस्ट आ जाएगी। इंटरमीडिएट कॉस्ट में हम एसेट्स की कॉस्ट नहीं जोड़ते। कोई पूछ ले मशीनरी खरीद लिया 10 लाख की, ट्रैक्टर खरीद लिया 10 लाख का, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट में वो सब नहीं आता। ट्रैक्टर मशीन जैसे फिक्स्ड आइटम नहीं आते, इसके अंदर सिर्फ रॉ मटेरियल आता है। खुशबू गुप्ता बोल रही है सर इसको तो हम इनकम यानी प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। नहीं भाई, ये तो समोसे के ऊपर 5 रुपए कमाए हैं ना प्रिया ने। 15 का समोसा बेच के 10 का बनाती थी, 10 का बना के 15 का बेचती थी, 5 रुपए कमाए हैं ना। अभी तो देखो वो कितने समोसे बेचेगी। मान लो प्रिया ने 100 समोसे बेचे, तो कितने कमा लिए? 500 कमा लिए। अब आएंगे उसके डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट रेट, बहुत सारे खर्चे हैं जो अकाउंट्स में बनाते हो आप, फिर वो माइनस करके प्रॉफिट आता है। ये तो ऊपर की कमाई है, मतलब मेन कोर अर्निंग है ये, असली अर्निंग नहीं है। असली अर्निंग तो तुम P&L अकाउंट में निकालोगे उसकी। ठीक है जी, चलो जी, इतनी बात आ गई। अब मैं आपको कुछ कुछ सिखाता चला जाता हूं, आप जरा ध्यान रखना आइटम्स का जो बताता रहूंगा। दोस्तों देखो, अगर मैं पेपर के अंदर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है तो इसको कैसे निकालते हैं? मान लो प्रिया ने 100 रुपए के समोसे बेच दिए, प्रिया ने 100 रुपए के समोसे बेच दिए, और 20 रुपए के समोसे उसके पास अभी भी बचे हैं। अभी जो बचा होता है वो चेंज इन स्टॉक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, पिछले साल का और अब का जो भी माइनस करके 100 के समोसे बेच दिए प्रिया ने, 20 रुपए के समोसे अभी भी उसके पास बचे हैं। मैं कह रहा हूं प्रिया की सेल 100 रुपए के समोसे की हो चुकी है, 20 रुपए के समोसे की अभी उसके पास स्टॉक बची हुई है।
तो बताओ प्रिया ने कितने रुपए के समोसे बनाए थे? बताओ जरा लाइव चैट कमेंट सेक्शन में, प्रिया ने कितने रुपए के समोसे बनाए थे, उसके समोसों की वैल्यू कितनी थी? बिक गए 100 के, 20 के रखे हैं, टोटल बताओ कितने के बनाए थे, जल्दी से बताएंगे। जी हां, मैं बताऊं आपको, प्रिया की सेल्स थी 100 रुपए के समोसे की, जो उसके पास बचा हुआ है वो है चेंज इन स्टॉक या लेफ्ट स्टॉक। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस कर दो, 100 के समोसे बिक चुके हैं, 20 के रखे हैं, तो 120 के बनाए होंगे ना। तो जब पेपर में आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट ना गिवन हो तो आप सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक ऐड कर दो, समझे, इन दोनों को ऐड कर दो, इतनी बात कहना चाहता हूं। तो कभी कभी क्या हो सकता है, जीवीए एमपी का एक नया फॉर्मूला बन सकता है। क्या फॉर्मूला बन गया? जीवीए एमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। मैंने ये आईसी इसको लिख दिया इंटरमीडिएट कॉस्ट, और वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक लिख दिया। तो पेपर में क्या होता है, आपसे ये भी पूछ सकता है, तो आप ये फॉर्मूला लगा देना। कभी कभी ये आपको क्वेश्चन में दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, आपसे पूछेगा सेल्स निकालो सिर्फ। हाँ, तो इस फॉर्मूले से बहुत सारे आइटम निकल सकते हैं, बहुत सारे आइटम निकल सकते हैं। धवनीश जोशी बोल रहे हैं कि अनुराग सर पूछ रहे थे रशियन साइकिल क्या होता है, तो आप उनको बता देना सर वो अमेरिकन साइकिल का सब्स्टिट्यूट है। इको बताओ उनको यार। आदित्य कुमार, ये तो भी क्लियर करता हूं। खास नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ओके रिपोर्ट। चलो जी, अब क्वेश्चन ये बनता है, भाई एक देश में तो बहुत सारी फर्म्स होती हैं, बहुत सारी फर्म है। मान लो एक देश में एक फर्म का नाम है प्रिया, एक फर्म का नाम है गीता जोशी, ठीक है, दो ही फर्म है। प्रिया का वैल्यू एडेड यानी प्रिया का जीवीएमपी 100 रुपए आया, गीता का जीवीएमपी 110 रुपए आया, तो इस देश का टोटल जीवीएमपी कितना आया? 100 और 110, 210। तो दोस्तों जितने भी जीवीएमपी होते हैं सभी जीवीएमपी को टोटल कर दो, ये निशान है टोटल का, टोटल कर दो तो 210 आया, और इसको हम बोलते हैं जीडीपीएमपी। तो देखना दोस्त, फॉर्मूला बन गया यहां पर, देश में जितनी भी फर्म है उन सभी का जीवीएमपी प्लस कर दो, हमारे पास जीडीपीएमपी आता है। लेकिन हम यहां असलियत की कैलकुलेशन नहीं करते, जो आपको सिखाते हैं असलियत की कैलकुलेशन नहीं करते हम, जो आपको सिखाते हैं हम कैलकुलेशन क्या करते हैं। मान लो तुम्हें एक फर्म गिवन है, पेपर में एक फर्म गिवन है, दूसरी फर्म गिवन ही नहीं है, तो भैया एक फर्म का जो जीवीएमपी है वही देश का जीडीपीएमपी हो जाएगा, क्योंकि दूसरी फर्म है ही नहीं। और मान लो पेपर में तुम्हें क्वेश्चन ऐसे गिवन है, मान लो ऐसे गिवन है कि हमारे देश में 3 सेक्टर है, एक प्राइमरी सेक्टर है, एक सेकेंडरी सेक्टर है, एक टर्शरी सेक्टर है। तो इन सबका जीवीएमपी निकाल लो, अलग अलग, उन सबको प्लस कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वो पूरे देश का जीडीपीएमपी हो जाएगा। और जब तुम्हारे पास जीडीपीएमपी आ जाता है तुम नेशनल इनकम बहुत आसानी से निकाल लेते हो। तो कोई पूछे वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, हम बोलेंगे पहले जीवीएमपी निकालेंगे, अलग अलग बंदे या अलग अलग सेक्टर दिए होंगे तो सबका जीवीएमपी ऐड कर देंगे तो जीडीपीएमपी आ जाएगा। अलग अलग नहीं गिवन होगा तो जीवीएमपी को ही जीडीपीएमपी मान लेंगे, सबको प्लस करके जीडीपीएमपी आ गया। फिर नेशनल इनकम निकालना है, तो नेशनल इनकम एनएनपीएफसी इज इक्वल टू
जो भी हमारे पास आया है जीडीपी एमपी माइनस एनपीएफसी के लिए एनआईटी, डोमेस्टिक नेशनल के लिए एनएफआईए, ग्रॉस और नेट के लिए डेप्रिसिएशन, ये हम माइनस करते रहेंगे। तुम बोलोगे सर ऐसे बात नहीं बनेगी, क्वेश्चन कराओ, क्वेश्चन कराने के बाद बात बनेगी। तो क्वेश्चन कराता हूं तभी बात बनेगी, मुझे पता ही है कि बात विदाउट क्वेश्चन से नहीं बनती, ठीक है। लेकिन कुछ और बातें भी तो बता दूं आपको मैं। मान लो कि तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करके जीवीएमपी निकालना सीख गए, लेकिन पेपर में आपसे जीवीएमपी पूछा ही नहीं, उसने पूछ लिया एनवीएफसी निकालो। है तो पहले पढ़ना सीखो। एन का मतलब नेट, वीए का मतलब तो वैल्यू एडेड ही होता है, एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट। तो ये निकालने के लिए भी आपको पहले ये निकालना पड़ेगा, जीवीएमपी निकालना। यहां ग्रोथ है, यहां नेट है, डेप्रिसिएशन माइनस कर देना जैसे हर एक क्वेश्चन में होता है। इधर एमपी है, इधर एफसी है, तो एनआईटी माइनस कर देना जैसे हर एक क्वेश्चन में होता है। लेट मी सॉल्व सम क्वेश्चंस, उसके बाद छुट्टी कर दूंगा, ठीक है। लेट मी सॉल्व सम क्वेश्चंस। आज मैं तुम्हें नोट्स भी बना के दे दूंगा, टेंशन मत लो, नोट्स भी बना के दे दूंगा भाई, नोट्स भी बना के दे दूंगा। ये बोल रहा है कैलकुलेट करो नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो स्टेप नंबर 1 हम निकालेंगे सबसे पहले जीवीएमपी। ये होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, या फिर इसको वैल्यू ऑफ आउटपुट लिख दो, क्वेश्चन में जैसा भी गिवन है वैसा देख लो। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको सेल्स गिवन है 700 की, तो सेल्स की जगह लिखा 700, ठीक है जी। प्लस कर देंगे अब इसमें चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक में पढ़ रहा हूं, कहीं गिवन नहीं है, तो चेंज इन स्टॉक निकाल लो। कैसे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 400 की, ओपनिंग स्टॉक गिवन है 500 की, तो चेंज इन स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक मैंने लिख दिया, बस -100 हो जाएगा। इधर माइनस का निशान और इंटरमीडिएट कॉस्ट की वैल्यू देखो, कहीं लिखा है, ये लिखा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन 350। 700 में से 100, 700 प्लस में ये माइनस का 100 आएगा, माइनस का 350। आप पूरी कैलकुलेशन कर लेना, 250 आएगा। बताओ जी आ गया नहीं आ गया? 250 आ गया या नहीं आ गया? वेरी गुड दिव्या, दिव्या दाधोर, नीलेश, निखिल, तनिष्का, सिंचल, रिया, साहिल, बहुत ही बढ़िया। अब कोई दूसरी फर्म तो गिवन है ही नहीं। अगर बहुत सारी फर्म या बहुत सारे सेक्टर गिवन होते तो उन सबका जीवीएमपी निकाल के हम मान लेते जीडीपीएमपी है। अब एक फर्म है तो इसको ही मान लो कि ये जो जीवीएमपी है यही जीडीपीएमपी है, क्योंकि एक ही गिवन है ना आपको। कितना आ गया? 250। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे नेशनल इनकम। कैसे आता है ये? जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए, एनएफआईए माइनस एनआईटी। चलो जी, जीडीपीएमपी की वैल्यू ऊपर आई है 250। डेप्रिसिएशन देखो, ये रहा डेप्रिसिएशन 150। एनएफआईए देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 3030। फिर एनआईटी देखो, कहीं लिखा ही नहीं एनआईटी। एनआईटी क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। जब आपको इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है तो इनडायरेक्ट टैक्स का कोई नाम लिखा होगा, जैसे कि जीएसटी लिखा हुआ मिल सकता है। जीएसटी नहीं लिखा तो सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। प्रिया सैनी कह रही है सर ये गलत जीडीपी आया ऊपर। ठीक है, आप मुझे बता देना फिर सही जीडीपी क्या है। ठीक है, ठीक है। बच्चा पूछ रहा है एनआईटी क्यों होगा? अरे हाँ राज्य, यहां तो एनआईटी इसलिए होगा क्योंकि नेशनल इनकम जो होता है वो एनएनपीएफसी होता है। यहां गलत लिखा था ना, इसलिए एनआईटी यहां पर आया, यहां पर एमपी, यहां पर एफसी। ठीक है जी। तो एनआईटी में आईटी देखो कितना है, पढ़ोगे तो एक इनडायरेक्ट टैक्स मिलेगा, एक टैक्स की वैल्यू गिवन है 110, सब्सिडी गिवन है ये रही 50। 110 में से 50 माइनस कर दो,
60 आएगा, लेकिन थोड़ा साफ लिख दूं ताकि बच्चा समझे। 60 60 आ गया। ये लो जी, आंसर निकालते हैं। 250 में से 150 गए, 100 प्लस 30, 130 में से 70 आ गया आंसर। आंसर आ गया 70 करोड़। अब देखो दोस्त, अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता ना तो आपसे क्या क्या पूछता। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछता कि आप वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट कर लो। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो इन दोनों को प्लस करके वो पूछ लेता पार्ट 1, 1 नंबर मिलता। दूसरे में पूछता आपसे जीवीएमपी कैलकुलेट करो, 2 नंबर। तीसरे में आपसे पूछ लेता एनआईटी कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करने का भी 1 नंबर हो सकता था। चौथे में आपसे पूछ लेता नेशनल इनकम कैलकुलेट करो। कितनी चीजें आपसे इतना सा क्वेश्चन देकर उसके ए बी सी डी 4 पार्ट करके पूछ सकता था। ठीक है, कोई बात नहीं प्रिया सानी, आपने गलत कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, गलतियां होती रहती, ठीक कर लेंगे। ये दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब सॉल्यूशन दिया हुआ है मॉड्यूल के हिसाब, आप इससे वेरीफाई भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन और करते हैं। कह रहा है यहां पर नेशनल इनकम निकालो वैल्यू एडेड मेथड से, और ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, मैंने देखा हुआ है तो मैं बता देता हूं। ललित शर्मा देखूंगा अभी। इसके अंदर आपको सेक्टर गिवन है, एक गिवन है प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्राइमरी सेक्टर का। फिर आपको दूसरा गिवन है सेकेंडरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट और सेकेंडरी सेक्टर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फिर गिवन है टर्शरी सेक्टर, इसका भी वैल्यू ऑफ आउटपुट और इसका भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अपन एक काम करेंगे, इधर लिखते हैं प्राइमरी सेक्टर। क्या करता हूं मैं इधर लिखता हूं प्राइमरी, इधर लिखता हूं सेकेंडरी, सबका एक साथ काम कर देता हूं। इधर लिखता हूं टर्शरी। मान लो ये 3 फर्म है, एक फर्म, दूसरी फर्म, तीसरी फर्म, तीनों का वैल्यू ऑफ आउटपुट यहां लिख रहा हूं मैं। कितना लिखा है? प्राइमरी का 2000, सेकेंडरी का 800, टर्शरी का 600 लिख दिया। तीनों के वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देता हूं इंटरमीडिएट कॉस्ट, तीनों की। ठीक है, तीनों की माइनस कर दो। तो प्राइमरी की इंटरमीडिएट कॉस्ट 200 है, सेकेंडरी की इंटरमीडिएट कॉस्ट ये रही 800। ओ भाई, ये 2800 था, यहां पर 2800, ये 800 हो गया। और टर्शरी की इंटरमीडिएट कॉस्ट, टर्शरी कहां गया? ये रहा, इसकी 600 है, वैल्यू ऑफ आउटपुट 1600 था। हाँ, ये 1600 था, ये 600 है। तीनों की वैल्यूज लिख दी। ओके, चलो जी, तीनों का मैं देखूंगा वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस करो, तो तीनों का मेरे पास जीवीएएमपी आएगा। 2000 में से 200 गए 1800, 2800 में से 800 गए 2000, और 1600 में से 600 गए 1000। तीनों का जीवीएमपी प्लस कर दो, हमारे पास जीडीपीएमपी आ जाएगा। जीडीपीएमपी कितना आएगा? 1800 प्लस 2000 प्लस 1000। ठीक है जी, ये आ गया जी 4800 आ गया, आन दो। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा नेशनल इनकम कितनी है, तो हम बोलेंगे नेशनल इनकम होती है जीडीपीएमपी में से माइनस करो डेप्रिसिएशन क्योंकि ग्रोथ है, प्लस करो एनएफआईए, माइनस करो एनआईटी। अब तक तो कुछ बच्चों को याद भी हो गया होगा यह फॉर्मूला। तो ये 4800 हमारे पास जीडीपीएमपी आया, लिख दिया, वैल्यू लिखेंगे सीधा 4800 माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। कहां दिया है डेप्रिसिएशन? ये दिया डेप्रिसिएशन -470। एनएफआईए को प्लस करेंगे, कहीं लिखा है एनएफआईए? ये लिखा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, -30 लिखा है, तो प्लस ही करना है, प्लस का निशान है ना। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? -30। ऐसा का ऐसा लिख दो, फिर कैलकुलेशन कर लेंगे। आगे है एनआईटी, एनआईटी ये रहा 300। 4800 में से पहले 300 ही माइनस करो, 4500। 4500 में से 400 माइनस करेंगे 4100, 4000 आ जाएगा आंसर। आप अपनी कैलकुलेशन घुमा रहे हैं ना, 4000 करोड़ आएगा आंसर। ओके,
इस तरीके से आ जाएगा तीनों सेक्टर का। अब मैंने तो ऐसे किया है, आपका जिस तरीके से कर रहा है आप उस तरीके से कर लो, जैसे दिल ठुकता है वैसे कर लो काम। ये लिखा हुआ जी प्रॉपर आंसर, मॉड्यूल में ऐसे किया हुआ है, हमने अपने तरीके से किया, हमारा आंसर फिर भी आ गया। सही है, ये मॉड्यूल का सॉल्यूशन है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट करो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। बोलता है एनवीएएफसी निकालो। भाई एनवीएफसी कैसे निकालेंगे? ये होता है जीवीएएमपी माइनस, इधर ग्रोस है इधर नेट है, तो डेप्रिसिएशन, इधर एमपी है इधर एफसी है, तो माइनस एनआईटी। कैसे निकाले? पहले जीवीएमपी तो निकाल लें। तो उस्ताद पहले जीवीएएमपी निकाल लो। ये होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। चलो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में कहीं गिवन है नहीं, तो हम ये लिख देते हैं, इसका फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ये करेंगे। हाँ मयंक शर्मा, एक क्वेश्चन और कराऊंगा फिर छुट्टी कर दूंगा। लो सेल्स की वैल्यू देखो, पहले सेल्स की वैल्यू ये रही 450 प्लस चेंज इन स्टॉक की वैल्यू देखो, ये क्लोजिंग स्टॉक है ये ओपनिंग स्टॉक है, 30 माइनस 40, क्लोजिंग 30 है ओपनिंग 40 है। इंटरमीडिएट कॉस्ट की वैल्यू कहां है? ये रही इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी लिखा हो तो कोई बात नहीं, 200। 450 में से 200 ही माइनस कर दो, 250, और ये माइनस 10 आएगा, तो कैलकुलेशन तुम कर लोगे 190 आएगा आंसर। इसकी तो कोई बात नहीं, कैलकुलेटर होता है। ठीक है, जीवीएमपी आ गया 190, इसकी जगह 190 लिखा, माइनस करो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ये रहा क्वेश्चन में 3030 का। अब माइनस करो एनआईटी, एनआईटी का है ही नहीं। ये रहा एक्साइज जैस जिसको मानो आईटी, ये रही सब्सिडी, तो एनआईटी हो जाएगा आईटी यानी 45 माइनस सब्सिडीज यानी 15, 30, तो 30 ये भी माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा अपना 130 करोड़। ठीक है, अच्छा अब ये कैलकुलेशन में डिफरेंस बता रहे हो क्या? अच्छा कैलकुलेशन में डिफरेंस 190 नहीं आएगा, 240 आएगा, तो कोई बात नहीं, इधर 240 लिख दो, 190 आंसर आ गया। तीस और 30 60 180 आंसर आ गया। ठीक है, ओके माधव समझ गए, तुम समझ गए यार। चलो इससे तुम्हारी अटेंशन का तो पता लगा मुझे। अब सॉर्टेड है। ठीक है, फाइनल आंसर हमारा 180 करोड़ में ही है। तो ये रहा मॉड्यूल का आंसर, जिस भी तरीके से किया हो हमें नहीं पता, हमें तो अपना देखना है कि हमने कैसे किया। ठीक है जी, देखो दोस्त, अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया, ये लाइन है कि दो स्टेटमेंट पढ़ो, वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? वैल्यू देखो जी, तुम्हारे लिए टाइमर भी स्टार्ट कर देता हूं, तुम गलती करोगे इसका आंसर तो सुन लेना। वैल्यू एडेड रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट गुड्स परचेज। तो वैल्यू एडेड का मतलब यही तो होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही होता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब रॉ मटेरियल यानी इंटरमीडिएट गुड्स का परचेज करना, राइट? इतना ही होता है ना। वैल्यू ऑफ आउटपुट वो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यही फॉर्मूला है ना। हाँ ये लाइन ठीक है, लेकिन दूसरी भी पढ़ो, लिखी है वैल्यू एडेड रिप्रेजेंट द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रिया ने अगर 10 रुपए का रॉ मटेरियल खरीद लिया, इससे 15 का समोसा बना दिया, तो 5 रुपए कमा लिए ना प्रिया ने। ये 5 रुपए क्यों कमाए? क्योंकि प्रिया ने मेहनत की है, लेबर वर्क आया है उसमें, और प्रिया ने अपनी मशीन कैपिटल को यूज किया था, उसके वजह से ये पैसा कमाया है। तो वैल्यू एडेड एक तरीके से यही इंडिकेट करता है कि लेबर और कैपिटल ने कितना माल कमा के दिया है। तो दोनों लाइनें सही हैं, तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों को करेक्ट बोलेंगे। करेक्ट यहां लिखा है, इधर लिखा था इनकरेक्ट, तो बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से दोनों ठीक है। जिस बच्चे ने शांति रखी होगी उसको समझ में भी आया होगा। वैल्यू एडेड का मतलब एक तो फॉर्मूला लगा दिया और दूसरा ये लगा दिया, राइट?
ओके जी, ठीक है। चलो भैया आ जाओ जरा, कौन सा है, बी वाला करेक्ट है। तो कम बच्चे थे यहां पर ठीक आंसर देने वाले। तो मयंक, पृथ्वी, कपिल, फैजान। फैजान भाई का इंस्टा में मैसेज था, मैंने देख लिया। आप अनब्लॉक हो जाओगे, अपनी डिटेल मुझे बता दो, ठीक है। आशुतोष, तनिष्का, अक्षत, अंश, मुदारा, तंजीला शेख, कोई दिक्कत नहीं, ओके रिपोर्ट है, ठीक है ना दोस्त। चलो जी, आपको क्वेश्चन आंसर हर एक तरीके से बता दिए गए हैं, आंसर क्वेश्चन सब यहां पर लिखे हुए हैं। आ जाओ जी मित्रों, अब देखो जी, एक मैंने कराया आपको इनकम मेथड, इसका दूसरा नाम फैक्टर इनकम मेथड भी है, ठीक है जी। फिर मैंने कराया आपको एक्सपेंडिचर मेथड, इसका दूसरा नाम इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी है। फिर मैंने तीसरा कराया आपको वैल्यू एडेड मेथड, इसको आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। ये तीन मेथड कराए हैं, आप अपनी कॉपी में तीनों ऐसे ही लिखो, लिखोगे। फिर मैंने सिखाया आपको कि इनकम मेथड में डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं सबसे पहले, एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एमपी निकालते हैं सबसे पहले, और वैल्यू एडेड मेथड में जीवीए एमपी निकालते हैं सबसे पहले। यहां पर लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है, समझते हो। फिर आप इसका फॉर्मूला लिखना, एनडीपीएफसी होता है सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। फिर दोस्तों आप अपने नोट्स के अंदर लिखना सीओई के फॉर्मूलेज नीचे, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस के फॉर्मूलेज। फिर इसका तो कोई होता नहीं, जैसे ऑपरेटिंग सरप्लस का होता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, आप ऐसे ही लिख सकते हो जैसे मैंने बताया है। सीओई का मतलब होता है वेजेस एंड सैलरीज, बोनस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ऐसा सब लिख के आप लिखो यहां पर। इसके बाद लिख देना नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, यहां पर एनडीपीएफसी निकाल दिया, उसके बाद एनएफआईए। ये बन गए नोट्स इनकम मेथड के, बस इनका हिसाब किताब आपको लिखना है, ठीक है। जीडीपी एमपी चार चीजों का टोटल होता है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट। अब इन सबको कैसे, जैसे इसके दो कंपोनेंट मैंने लिखवाए हैं, इन्वेस्टमेंट को हम ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके निकलता है, इसको निकालने के लफड़े ही अलग हैं, तो इसके सारे फॉर्मूले अलग से लिखो, ठीक है। लिखो यहां पर कैसे कैसे निकालते हैं इसको, और फिर नेशनल इनकम यहां पर कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला लिखो, जीडीपी एमपी में क्या क्या प्लस माइनस करते हैं। ऐसे बनेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के नोट्स, ठीक है। समझ रहे हो बात को। आगे वैल्यू एडेड मेथड से जीवीएमपी निकालते हैं, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है, इसको हम सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट करके भी निकाल सकते हैं। फिर जीवीएमपी को अगर हम जीडीपी एमपी मान लें तो एक ये आइडेंटिटी बन जाती है, सभी जीवीएमपी को जोड़ने के बाद जीडीपी एमपी आ जाता है। ऐसी बातें लिखो वैल्यू एडेड मेथड में, ऐसे बनाओगे तुम नोट्स, ठीक है। अब मामला सेट होना चाहिए तुम्हारा। अभी तक मैंने आपको इतना ही कराया है, ज्यादा नहीं कराया। इतना कराने में खाल खिंच गई है, मतलब समझना ज्यादा होता है इसके अंदर। मॉड्यूल के अंदर कम पेजेस में दिया हुआ है लेकिन समझना ज्यादा है, ठीक है ना दोस्त। तो इसमें ऐसे आप तीन पार्ट में करो और इलेबोरेट करो चीजों को, ठीक है। और एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं दोस्त, बस फिर क्लास खत्म कर रहा हूं। छोटी सी बात बता के, छोटी सी आशा, एक होती है फाइनल गुड्स, एक होती है इंटरमीडिएट गुड्स। इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूं एक बारी। आपको वैसे तो पहले भी पता होगा लेकिन मैं अलग से बता देता हूं, मॉड्यूल में दिया नहीं है इतना, लेकिन पता होना चाहिए आपको, पता होना चाहिए। अब देखो दोस्त, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो किसी दूसरी कमोडिटी को बनाने के लिए इस्तेमाल हो, जैसे कि रॉ मटेरियल। आपको ऐसे ही लगता है, लगता है, लगता है ना। तो बस ये वही है, इंटरमीडिएट गुड्स वही गुड्स हैं जो किसी दूसरी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब देखो भैया, अब देखो भैया, चाय बनाने के लिए चाय पत्ती का इस्तेमाल होता है,
तो चाय फाइनल गुड है, चाय पत्ती इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। ये बात बिल्कुल सच्ची है, लेकिन इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। इको के हिसाब से समझना दोस्त, फाइनल गुड्स का मतलब वो गुड्स है, कोई भी कॉमोडिटी अगर परचेज की गई है हाउस होल्ड के द्वारा, थिंग्स परचेज्ड बाय हाउस होल्ड, हाउस होल्ड कुछ भी परचेज करे, मैं तुम हम सब हाउस होल्ड है, उस हर एक चीज को फाइनल गुड बोलेंगे, हर एक चीज को फाइनल गुड बोलेंगे। तनुवशी ध्यान से सुनना, हाउस होल्ड अगर चाय बना रहा है दूध से या चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहा है, तो हाउस होल्ड कुछ भी करे, चाय पत्ती भी फाइनल है, दूध भी फाइनल है। भाई मेन प्रोडक्ट चाय है, उसको बनाने के लिए जिन जिन चीजों का इस्तेमाल हुआ है वैसे उसको इंटरमीडिएट गुड्स बोलना चाहिए। लेकिन हाउस होल्ड के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, हाउस होल्ड ने जो जो सामान खरीद लिया वो सब फाइनल है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में दूध का क्या करेंगे, कॉफी बनाएंगे, चाय बनाएंगे, पता ही नहीं। तो ये मान लेते हैं हाउस होल्ड जो भी चीज यूज करता है वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, तो इस वजह से हर चीज फाइनल है जो भी हाउस होल्ड परचेज करता है। अब अगर मान लो हाउस होल्ड ने परचेज नहीं किया, किसी कंपनी ने परचेज किया है, फर्म ने परचेज किया है, तो हम देखेंगे शिवानी कि उस कॉमोडिटी का एंड यूज क्या है, फाइनली तुमने उसको कैसे यूज किया है। अगर जो कॉमोडिटी है वो फर्म ने परचेज कर ली, परचेज बाय फर्म, मैं क्या बोल रहा हूं, परचेज बाय फर्म, फर्म ने परचेज कर ली, लेकिन किस लिए वो डिपेंड करता है ना। फर्म ने अगर अपने यूज के लिए इस्तेमाल की है, ओन यूज, ओन यूज को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस। देखो जी, फर्म भी दो पर्पस के लिए सामान खरीदती है, एक तो खुद के इस्तेमाल के लिए, जैसे कि मान लो प्रिया समोसे वाली है, वो समोसे बनाती है, लेकिन कुछ तो सामान होगा जो उसने अपने लिए खरीदा होगा, कढ़ाई खरीदी होगी जिसमें समोसे बनाती है, स्टोव खरीदा होगा, वो गैस जिससे जलती है आग, तो कुछ फर्नीचर भी खरीदा होगा बढ़िया। तो ये जो फर्नीचर है, गैस स्टोव है, इसको बेचने का काम नहीं होता, कंपनी अपने एसेट्स मशीनरी को नहीं बेचती। तो जो भी एंड यूज जसप्रीत फर्म ने अगर किसी प्रोडक्ट को अपने लिए खरीद लिया, मतलब फर्म इसको धंधा नहीं करेगी सेल परचेज का, तो उस कॉमोडिटी को हम बोलेंगे फाइनल गुड है। लेकिन अगर फर्म ने किसी चीज को रीसेल किया, जैसे कि एक मोबाइल डीलर है, वो मोबाइल यहां से खरीदता है, यहां बेच देता है, तो मोबाइल डीलर के लिए वो मोबाइल फोन इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। या फिर फर्म ने उसको कंप्लीटली फिनिश कर दिया, कंप्लीटली यूज्ड अप, लाइक रॉ मटेरियल, तो भी वो कॉमोडिटी इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी। अब जरा ढंग से क्लैरिटी ले लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी कॉमोडिटी है उसके माथे पे नहीं लिखा होता, उसके ऊपर नहीं लिखा होता कि वो इंटरमीडिएट है या फाइनल है, डिपेंड करता है कि उसको किसने परचेज किया है। अगर उस कॉमोडिटी को हाउस होल्ड ने परचेज किया है तो आंख बंद करके उसको बोल दो आप वो फाइनल कॉमोडिटी है। हाउस होल्ड ने परचेज किया है तो आंख बंद करके बोल दो वो फाइनल कॉमोडिटी है। लेकिन फर्म ने परचेज किया है तो दो बातें होंगी। फर्म अगर खुद के इस्तेमाल के लिए, मतलब फर्म कह रही है हम इसको बेचेंगे नहीं, हमारे ही काम आएगी, तो फर्म बोलती है ये इन्वेस्टमेंट पर्पस है, ये खुद का इस्तेमाल है, जैसे कि फर्नीचर एसेट्स वगैरह फर्म परचेज करती है, तो उसको भी बोलेंगे हम वो फाइनल है। ठीक है। लेकिन फर्म ने अगर उसको रीसेल के लिए परचेज कर लिया, मतलब इधर से लेंगे उधर बेच देंगे, तो वो इंटरमीडिएट कहलाएगी। अगर फर्म ने उसको रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल कर लिया तो भी वो कॉमोडिटी इंटरमीडिएट कहलाएगी। समझे? लेकिन अब यहां से क्वेश्चन उठता है, मान लो फर्म ने कोई रॉ मटेरियल खरीदा था, अब फर्म ने उसको इस साल यूज ही नहीं किया, इस साल यूज किया ही नहीं, मतलब उस रॉ मटेरियल, मान लो प्रिया ने आलू खरीदे थे, आलू रॉ मटेरियल है समोसे का, प्रिया ने उस आलू को इस्तेमाल किया ही नहीं, अगले साल तक बचाए रखा। अब तुम कहोगे आलू तो सड़ गए होंगे, हम मान रहे हैं नहीं सड़े, प्रिया के आलू है, बहुत अच्छे आलू है। मान लो आलू नहीं सड़े, ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल हमारे पास नेक्स्ट ईयर के लिए बच जाता है, हम उसको बोलते हैं वो हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ही हो गया वो भी। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो इन्वेंट्री हमारे पास एक साल से ज्यादा के लिए बच जाती है।
समझे बात को? हाँ, ड्यूरेबल आलू मान लो, ठीक है। तो एक अंदर का कॉन्सेप्ट है, रॉ मटेरियल अगर आपके पास एक साल से ज्यादा तक पड़ा रहता है तो वो इन्वेस्टमेंट बन जाता है, लेकिन अगर विद इन अ ईयर आपने उस रॉ मटेरियल को कंप्लीटली यूज्ड अप कर दिया, यूज्ड अप मतलब फिनिश कर दिया, तो वो इंटरमीडिएट बन जाता है। एक बेसिक सा क्वेश्चन मुझे बताना था, फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो डिफरेंस है ये 12th क्लास में डिटेल में होता है, लेकिन सीए फाउंडेशन में उतना ही है जितना मैंने बताया है। कितना है? उतना ही है जितना मैंने बताया है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। ओके, रिपोर्ट है, आगे चलते हैं भैया। एम्बेसी के केस अभी गुरविंदर जी कराई नहीं मैंने, इस चैप्टर की थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, मैं कराऊंगा जुबेर। सर ये सब डेटा कहां से लाते हैं? नेशनल इनकम इनकम सब सरकार ने दिया हुआ, लेकिन तुम्हारे बुक में तो ऐसी मर्जी से दे रखा है, तो हम मर्जी से कर रहे हैं। सर वी हैव टू कैलकुलेट चेंजिंग स्टॉक बाय विच फॉर्मूला? राघव भाई अकाउंटेंसी मत लगाना यहां पर, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक फॉर्मूला है तुम्हारा इकोनॉमिक्स में। सर इंटरमीडिएट गुड्स को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं क्या? हाँ गणेश, कह सकते हो काफी हद तक, लेकिन काफी हद तक नहीं भी कह सकते, इसलिए कहना मत। समझ रहे हो? सर यू आर अ गॉड। अरे रिया शर्मा, सर 30 सितंबर के बाद क्या हम लोग बैच के रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं? क्यों, ऐसा क्यों करना है? अच्छा नहीं नहीं यार, जो प्रो बैच के स्टूडेंट है वो देख सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ कृष्णा, बिल्कुल ऐसा करेंगे यार। इसका एक नोट्स, हाँ संदीप बता दिया मैंने नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। फॉर्मूला यही था क्रिश गोयल जो बताया था मैंने आपको। जनवरी बैच में मलिक मुंबई भाई, जनवरी बैच में आपको 1 तारीख से पता लग जाएगा सब कुछ। हाँ तनु वो सही कर दिया ना फिर बाद में। जीवी और जीडीपी भवानी शंकर सेम सेम हो गया, अगर एक ही फर्म है तो जीवीए जीडीपी सेम है, अगर बहुत सारी फर्म है तो सभी फर्म का जीवीए जोड़कर जीडीपी आता है, ठीक है। ठीक है रामकिशन भाई, स्पीड और स्लो कर देता हूं, मैंने तो स्लो की थी। हाँ हाँ भवानी शंकर, हम नेशनल इनकम को हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे ही कैलकुलेट करते हैं, क्यों? क्योंकि सरकार का कहना है, ठीक है। और बाकी इसके पीछे और भी रीजंस हैं, सिर्फ सरकार का कहना नहीं है, क्योंकि एफसी पर इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि उसमें से एनआईटी जो होता है वो माइनस होना चाहिए। एफसी के अंदर एनआईटी इंक्लूड ही नहीं होता, एमपी में से एनआईटी माइनस करते हैं तो एफसी पहुंचता है ना। वो एनआईटी एक तरीके का टैक्स ही तो हो गया, सरकार का लेन देन है उससे। चंची स्टॉक वो चेंज इन स्टॉक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। रौनक नहीं, ललित शर्मा मैंने प्राइवेट सेकेंडरी टर्सरी समझाया नहीं आपको, वो एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर गिवन हो तो आपको वो प्लस करना है उनका आइटम्स। हाँ हरप्रीत बोल देना आप। हाँ करंट 12th की याद आ गई होगी इसको। शिवा अभी तक तो ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड था, अभी पवन बहुत अच्छा चैप्टर बाकी है। अगली क्लास से अब मैं तुम्हें वो आइटम कराऊंगा जो 12th में नहीं थे, अब 12th से तुम बहुत कुछ अलग चलोगे, ठीक है। आकाश मुखर्जी, अगर लगता है कि आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो एक बार मैं आपको बताऊंगा, वन शॉट है चाणक्य 2.0 बैच का, वन शॉट सीए वाला यूट्यूब चैनल पे है नेशनल इनकम का, एक बार स्टार्टिंग का पोर्शन उसका देख सकते हो। तनुवशीष थैंक यू सो मच, स्टार्टिंग का पोर्शन उसका देख सकते हो, चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। फिर अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। आज की क्लास में मेरे दोस्तों इतना ही। थोड़ी एनर्जी लो लग रही होगी आपको क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लीडर बोर्ड क्या करोगे नरूतो, एक ही तो क्वेश्चन पूछा आज की क्लास में, ठीक है। बस आपसे क्या चाहता हूं, प्यार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मयंक, पृथ्वी, कपिला, फैजान, शेख, आशुतोष, तनिष्का, अक्षत, अंश, मदारा और तंजीला, दीज आर द टॉपर्स इन टुडेज क्लास। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन, टाटा।